कहते हैं कि किसी इंसान की मौत के 7वें दिन उसकी आत्मा अपने घर वापस आती है और अपने परिवार वालों से मिलने आती है। इसी परंपरा को लोक भाषा में 7वां दिन कहा जाता है। यह फिल्म जो 2002 में रिलीज हुई थी, ताइवान की सबसे बेहतरीन लोक आधारित हॉरर फिल्मों में से एक मानी जाती है। खास बात यह है कि यह एशिया की मशहूर गर्ल ग्रुप SHE की सदस्य रेन जिया श्वान की पहली हॉरर फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। छोटी सी चेतावनी, यह फिल्म शुरू से अंत तक काफी डरावनी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे किसी डरपोक दोस्त के साथ मिलकर देखें। कहानी की शुरुआत होती है चुन हुआ नाम की एक महिला से जो एक सुपरमार्केट में सेल्स गर्ल का काम करती है। एक रात अचानक उसके साथ कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। वह देखती है कि सुपरमार्केट का ऑटोमेटिक दरवाजा बार बार खुल और बंद हो रहा है, लेकिन अंदर कोई ग्राहक दिखाई नहीं देता। तभी अचानक एक खाली कैन सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है। डर के मारे चुनहुआ जल्दी से दूसरी मंजिल की ओर भागती है। जैसे ही वह लाइट जलाती है, उसे अपनी आंखों के सामने एक काला साया तेजी से गुजरता हुआ दिखाई देता है। अगले ही पल सारी लाइट अचानक बंद हो जाती है। घबराकर चुनहुआ अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करती है और चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन वह यह नहीं देख पाती कि वह साया अब उसके पीछे आ चुका है और धीरे धीरे अपना काला हाथ उसके कंधे की ओर बढ़ा रहा है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। चुनहुआ सोचती है कि शायद हाल के दिनों में ज्यादा थकान की वजह से उसे ऐसा सपना आया। आखिरकार जब से उसकी बेटी छिन श्वान को गंभीर किडनी की बीमारी पता चली है, चुनहुआ को हर दिन 2 नौकरियां करनी पड़ रही हैं ताकि इलाज का खर्च निकाल सके। किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च सोचने की भी उसकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन चुनहुआ को यह नहीं पता कि उसी रात उसकी बेटी के साथ भी कुछ डरावना हुआ है। छिन श्वान को एक भूत दिखाई देता है, एक बूढ़ा आदमी जो लगातार उसके पीछे चलता रहता है और उसका नाम पुकारता है। अचानक आई उन अजीब आवाजों से छिन श्वान बहुत डर जाती है, लेकिन चुनहुआ पूरी तरह नास्तिक है और भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। इसी बात को लेकर माँ और बेटी के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। उसी रात आधी रात को चुनहुआ को उसके देवर का फोन आता है। वह बताता है कि उनके सबसे प्यारे दादाजी का कुछ दिन पहले अचानक देहांत हो गया है। गांव की परंपरा के अनुसार उन्हें दादाजी के 7वें दिन तक घर पर रहना होगा। इसलिए चुनहुआ अपनी बेटी के साथ देवर की गाड़ी में बैठकर अपने पैतृक घर लौट जाती है। जैसे ही माँ बेटी दादाजी के शोक स्थल पर पहुंचती हैं, पिता बस ठंडी नजर से बेटी को देखते हैं, मानो वह उसके वापस आने से खुश नहीं हो। चुनहुआ इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी एक और अजीब बात होती है। जैसे ही वह पूर्वजों की तस्वीरों के पास जाती है, एक तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। जब चुनहुआ उसे उठाती है तो डर के मारे देखती है कि उस पर लिखा नाम खून के लाल रंग में बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे उसका घर लौटना किसी अनहोनी का संकेत हो। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। चुनहुआ इसे अपनी आंखों का धोखा समझकर अनदेखा कर देती है और बेटी को लेकर अपने पुराने कमरे में चली जाती है। छिन श्वान हैरान रह जाती है। जिस माँ को गुजारा करने के लिए 2 नौकरियां करनी पड़ती हैं, उसके पास गांव में इतना बड़ा और शानदार घर कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह कमरे को देखती है, फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। उसके कानों में कोई आवाज आती है जो उसे तुरंत वहां से चले जाने को कह रही होती है। छोटी बच्ची सोचती है कि शायद कोई उसके साथ छुपन छुपाई खेल रहा है। वह पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगती है। तभी जो दृश्य वह देखती है वह उसे इतना डरा देता है कि उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जैसे ही वह बैग से दवा निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है, उसे अचानक तेज दर्द महसूस होता है। अगले ही पल उसके हाथ की पीठ पर दांतों के निशान उभर आते हैं। बेटी की चीख सुनकर चुनहुआ तुरंत दौड़कर हालात देखने आती है, लेकिन तब तक हैरानी की बात यह होती है कि छिन श्वान के हाथ पर बने दांतों के निशान अचानक गायब हो जाते हैं। माँ और बेटी दोनों इस बात को लेकर उलझन में पड़ जाती हैं। तभी चुनहुआ के पिता बिना किसी भाव के उनके पास आते हैं और माँ बेटी को घर से निकालने की बात कहते हैं। वह साफ कह देते हैं कि इस घर में उनका स्वागत नहीं है। चुनहुआ जवाब देती है कि शादी के बाद भी वह खुद चली जाएगी, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। दरअसल जब चुनहुआ जवान थी तब वह बिना शादी के गर्भवती हो गई थी। उसके पिता ने उस पर बच्चे को गिराने का दबाव डाला था और कहा था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे अपनी बेटी नहीं मानेंगे। गुस्से में आकर चुनहुआ घर छोड़कर चली गई और फिर कई सालों तक वापस नहीं आई। लेकिन जब इतने सालों बाद वह दोबारा लौटती है तो उसका जिद्दी पिता अब भी उसे घर से निकालना चाहता है।
इससे भी ज्यादा दुख की बात तब होती है जब पूरे परिवार के लोग दादा की आत्मा के लिए जागरण कर रहे होते हैं। उसी दौरान बड़ी बहन अचानक चुनहुआ पर आरोप लगाती है कि वह संपत्ति हड़पने के लिए वापस आई है। चुनहुआ बार बार सफाई देती है और कहती है कि दादा की रस्म पूरी होते ही वह चली जाएगी, लेकिन बड़ी बहन उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। उल्टा वह ताना मारती है कि अगर वह इतनी ही संस्कारी है तो क्यों न छिन्न श्वान को यहीं छोड़ दे ताकि वह दादा के लिए कागज के कमल बना सके। इस तरह छोटी बच्ची अकेली ही देर रात तक श्मशान कक्ष में रुक जाती है। अचानक छिन्न श्वान को शव गृह से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह पास जाकर देखती है तो पाती है कि ताबूत ढकने वाला कपड़ा नीचे गिरा हुआ है। वह उसे उठाकर वापस ढकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके साथ अजीब घटना होने लगती है। वह जितनी बार बाहर भागने की कोशिश करती है, हर बार वापस उसी ताबूत के सामने पहुंच जाती है। डर के मारे वह जोर जोर से चीखने लगती है। तभी उसका चाचा समय पर वहां आ जाता है। छिन्न श्वान उसे बताती है कि घर में भूत है, लेकिन चाचा इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। वह उसे समझाते हैं कि सब अपने ही लोग हैं और अगर कोई भूत भी बन जाए तो वह अपनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि बात समझ में आने वाली होती है, फिर भी छिन्न श्वान बहुत डरी हुई होती है, इसलिए वह तुरंत अपनी माँ के पास कमरे में लौट जाती है। आधी रात के समय अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आवाज सुनकर चुनहुआ उठती है और दरवाजा बंद करने जाती है, लेकिन बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज का पीछा करते हुए चुनहुआ घर के पुराने और बेकार पड़े अटारी तक पहुंच जाती है। वहां उसे पता चलता है कि आवाज बच्चों के खिलौनों से आ रही थी। यह देखकर वह राहत की सांस लेती है। तभी कबाड़ में पड़ी एक पारिवारिक तस्वीर उसकी नजर में आती है। तस्वीर में पूरा परिवार खुशी खुशी साथ दिखाई देता है, जिसे देखकर चुनहुआ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगले ही पल वह देखती है कि तस्वीर के कोने में एक बच्चे का डरावना भूतिया चेहरा नजर आ रहा है। इसके बाद तस्वीर में मौजूद पिता का चेहरा अचानक सड़ती हुई लाश जैसा बन जाता है और वह उसकी ओर बढ़ने लगता है। डर के मारे चुनहुआ तस्वीर को जमीन पर फेंक देती है, लेकिन जब दोबारा देखती है तो तस्वीर फिर से सामान्य हो जाती है। वह सोचती है कि शायद ज्यादा तनाव के कारण उसे भ्रम हो रहा है। यही सोचकर वह वापस कमरे में जाने लगती है। तभी रसोई से कुछ खाने की आवाज आती है। चुनहुआ को लगता है कि शायद उसकी बड़ी बहन रात का खाना खा रही होगी, इसलिए वह लाइट जला देती है। लेकिन लाइट जलते ही वह एक भयानक नजारा देखती है। एक बिखरे बालों वाली औरत की आत्मा पीठ करके खड़ी होती है और लगातार कच्चा चावल अपने मुंह में भर रही होती है। यह देखकर चुनहुआ डर के मारे खुद को बचाने के लिए फल काटने वाला चाकू निकाल लेती है। अगले ही पल अचानक हवा में से काले हाथ प्रकट होते हैं और उसकी कलाई पकड़ लेते हैं। घबराकर वह चाकू छोड़ देती है और घर से बाहर की ओर भाग जाती है। जब वह पास के जंगल में पहुंचती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। उसी समय वह एक और खौफनाक दृश्य देखती है। जंगल में कई लगभग सूख चुकी लाशें पेड़ों से लटकी हुई होती हैं। यह देखकर चुनहुआ को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लगभग उसी वक्त उसकी बेटी छिन्न श्वान पर भी भूत का हमला होता है। भूत पहले उसका बिस्तर हिलाता है, कंबल खींचता है और उसे नींद से जगा देता है। चिनशुआन अलमारी खोलती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वह हैरान हो जाती है क्योंकि अलमारी पर लगे शीशे में अचानक एक डरावना भूतिया चेहरा बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। उसी समय बाहर भूत से बचकर भाग रही चुनहुआ अपनी बेटी की चीख सुनती है और तुरंत कमरे में दौड़कर आती है। वह अपनी बेटी को गोद में उठाती है और उस रहस्यमयी घर से निकलने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ती है, उसे वहां एक महिला भूत खड़ी दिखाई देती है। मजबूर होकर चुनहुआ वापस कमरे में लौट आती है और बेटी के साथ बिस्तर के नीचे छिप जाती है। काफी देर तक जब कमरे का दरवाजा नहीं खुलता तो चुनहुआ को लगता है कि भूत चला गया है। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी उसकी आंखों के सामने काली छोटी टांगें दिखाई देती हैं। असल में भूत पल भर में बिस्तर के ऊपर पहुंच चुका था। सौभाग्य से भूत उन्हें ढूंढ नहीं पाता और बिस्तर से उतरकर बाहर चला जाता है। चुनहुआ राहत की सांस लेती है, लेकिन अचानक भूत फिर लौट आता है और दोबारा बिस्तर पर बैठ जाता है। चुनहुआ का दिल फिर से तेज धड़कने लगता है। वह अपने मुंह को कसकर बंद कर लेती है ताकि जरा भी आवाज न निकले। तभी जब वह बेटी की ओर देखने के लिए मुड़ती है तो सामने एक डरावना भूतिया चेहरा उसे घूरता हुआ दिखाई देता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक भयानक सपना था। फिर भी वह एहतियात के तौर पर बिस्तर के नीचे देखती है, जहां कुछ भी नहीं होता। वह राहत महसूस करती है, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर से उतरती है, उसे दिखता है कि उसकी चप्पलों के नीचे मिट्टी लगी हुई है। अब उसका दिल फिर से बैठ जाता है। अगर यह सब सपना था तो चप्पलों पर बाहर की मिट्टी कैसे आ गई? डर और भी बढ़ जाता है जब उसकी बेटी भी जाग कर बताती है कि उसने भी डरावना सपना देखा था। हैरानी
की बात यह थी कि दोनों के सपने बिल्कुल एक जैसे थे, जो सामान्य नहीं था। इसके बाद माँ बेटी तय करती हैं कि जैसे ही दादा की 7वीं रात की रस्म पूरी होगी वे तुरंत ताइपे लौट जाएंगी। लेकिन जैसे ही चुनहुआ बाहर निकलती है, उसकी बड़ी बहन गुस्से में उससे सवाल करने लगती है। वह साफ कहती है कि उसे यकीन नहीं है कि चुनहुआ सिर्फ रस्म निभाने के लिए आई है और चेतावनी देती है कि वह दादा की संपत्ति में से 1 पैसा भी पाने की उम्मीद न करे। परिवार वालों की ऐसी नजरों को देखकर चुनहुआ का सब्र टूट जाता है और वह तुरंत वहां से जाने का फैसला कर लेती है। वह मंदिर जाकर अपने छोटे भाई से मिलती है और उससे अनुरोध करती है कि वह उसे और उसकी बेटी को वहां से ले जाए। इसी बीच खाली बैठे चिनशुआन चुपके से भगवान के सामने प्रार्थना करने लगती है। वह चाहती है कि उसकी माँ को अब और मेहनत न करनी पड़े, इसलिए वह भगवान से अपनी जान ले लेने की विनती करती है। मंदिर के पुजारी उसकी भावना से भावुक हो जाते हैं और बिना पैसे लिए उसकी कुंडली देखते हैं। कुंडली देखकर पुजारी हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि आने वाले समय में माँ बेटी पर बड़ा संकट आने वाला है। वह समझ नहीं पाता कि इतनी अच्छी बच्ची को कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। वह दोनों को मंदिर में रुकने की सलाह देता है, लेकिन चुनहुआ मना कर देती है। वह अब एक रात भी वहां नहीं रुकना चाहती। जाने से पहले छोटा भाई चिनशुआन को दुकान ले जाकर कुछ खाने पीने का सामान खरीदता है और उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसी को जन्म देने के लिए परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था। यह जानकर समझदार चिनशुआन गाड़ी में लौटकर माँ से एक रात और रुकने की विनती करती है, क्योंकि आज दादा की 7वीं रात है और वह नहीं चाहती कि माँ पछतावे के साथ जाए। लेकिन दोनों को यह अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उन्हें मौत के बहुत करीब ले जाएगा। उस रात चिनशुआन को पहले छोटा भाई शोक कक्ष में छोड़ देता है, जबकि चुनहुआ माता पिता के साथ जाने वाली होती है। तभी वह देखती है कि घर के सभी लोग खाने की मेज के चारों ओर बिना हिले डुले बैठे हुए हैं। चुनहुआ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पूरा परिवार भूत बन चुका है। तभी अचानक छोटा चाचा सामने आता है और तब जाकर उसे एहसास होता है कि जो कुछ उसने अभी देखा वह सब एक भ्रम था। लेकिन चुनहुआ को फिर भी सब कुछ अजीब लग रहा था। उसे लगता है कि यह भ्रम बहुत ज्यादा असली और बहुत ही बेकार सा था। इसी बीच उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे खड़ा छोटा चाचा उसे बहुत ही खतरनाक नजरों से देख रहा है। अगले ही पल छोटा चाचा रस्सी निकालता है और उसे चुनहुआ के गले में डालकर वहीं बेहोश कर देता है। जब चुनहुआ की आंख खुलती है तो वह खुद को एक छोटे से जंगल में पाता है। ऊपर देखकर वह सन्न रह जाता है, क्योंकि उसके परिवार के सभी लोग पहले से ही पेड़ों पर लटके हुए होते हैं। उसी पल उसे सच्चाई समझ में आ जाती है। असल में उसके परिवार को पहले ही छोटे चाचा और तांत्रिक ने मिलकर मार दिया था। इन कुछ दिनों में वह घर में जिन लोगों को देख रहा था वे सब भूत थे। लेकिन चुनहुआ को यह समझ नहीं आता कि छोटा चाचा ऐसा क्यों कर रहा है। अब जब छोटा चाचा खुद को विजेता समझने लगता है तो वह अपना असली चेहरा दिखाता है। दरअसल वह दादा की नाजायज औलाद था। इसी बदनाम रिश्ते की वजह से दादा ने मरने के बाद उसे 1 पैसा भी नहीं दिया। यह बात छोटे चाचा को बहुत गुस्सा दिलाती है, इसलिए पूरी संपत्ति पाने के लिए उसने तांत्रिक के साथ मिलकर पूरे परिवार को मारने का फैसला किया। अब बस चुनहुआ और उसकी बेटी को मारना बाकी था। ऐसा होते ही वह पूरे परिवार की संपत्ति का अकेला वारिस बन जाता। यह कहते हुए वह चुनहुआ को भी पेड़ पर लटका देता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी समय चुनहुआ के परिवार की आत्माएं वहां आ जाएंगी और उसे बचा लेंगी। अब चुनहुआ को सब समझ में आ जाता है। घर में पहले जो भी अजीब घटनाएं हो रही थीं, वे सब उसके परिवार की आत्माओं ने ही की थीं, ताकि वह इस खतरनाक जगह से दूर चला जाए। चुनहुआ पूछता है कि अगर उसे मारना था तो किसी ने उसे पहले क्यों नहीं बताया। जैसे ही उसका जीजा जवाब देने वाला होता है, अगले ही पल उसकी आत्मा राख बनकर उड़ जाती है। तब चुनहुआ को पता चलता है कि सभी आत्माओं पर तांत्रिक ने श्राप लगा रखा था। अगर वे सच्चाई बताते तो वे तुरंत खत्म हो जाते। लेकिन तांत्रिक को यह अंदाजा नहीं था कि इतने सालों बाद भी परिवार का प्यार कम नहीं हुआ था। यही प्यार उन्हें थोड़ी देर के लिए उसके नियंत्रण से आजाद कर सका और चुनहुआ को बचा लिया। जब छोटा चाचा देखता है कि उसकी साजिश खुलने वाली है तो वह अपने तांत्रिक हथियार उठाकर सभी आत्माओं को खत्म करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह पिता पर हमला करने वाला होता है, चुनहुआ आगे कूदकर उसे जमीन पर गिरा देता है। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। खुद को जीत का पक्का समझने वाला छोटा चाचा एक पल की लापरवाही कर बैठता है और चुनहुआ पत्थर उठाकर उसे मार देता है। लेकिन जब वह अपने पिता की ओर देखता है तो वह आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। गायब होने से पहले पिता कहते हैं कि उन्हें बहुत अफसोस है कि उन्होंने कभी अपनी बेटी को रोका नहीं, जिससे वह सालों तक अकेली भटकती रही। पिता की आत्मा के खत्म होते ही चुनहुआ
हुआ तुरंत पुलिस को फोन करता है, लेकिन गलती से छोटा चाचा पूरी तरह मरा नहीं होता और कुछ देर बाद होश में आ जाता है। उधर शोक स्थल पर मौजूद तांत्रिक भी चुन हुआ की बेटी पर हमला कर देता है। तभी आधी रात की घंटी बजती है और दादा के लौटने का समय आ जाता है। कहते हैं कि उस रात बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं, लेकिन तांत्रिक नहीं जानता था कि दादा की आत्मा पहले ही अपनी परपोती से मिल चुकी थी। अब जब उसने अपनी परपोती को खतरे में देखा तो वह सामने आकर उसे बचाता है। तांत्रिक जमीन पर पड़े आटे में पैरों के निशान देखकर मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन दादा सिर्फ एक ही वार में उसे हरा देता है। खून से लथपथ छोटा चाचा अकेले शोक स्थल पहुंचता है और चुन हुआ की बेटी को कार के डिक्की में डाल देता है ताकि माँ बेटी को एक साथ खत्म कर सके। जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करता है, उसे अंदर से एक गहरी आह सुनाई देती है। रियर मिरर में वह अपने पिता की आत्मा को देखता है। अब पिता का गुस्सा फूट पड़ता है और वह बिना देर किए इस नालायक बेटे को खत्म कर देता है। अंत में डिक्की में बंद माँ बेटी को पुलिस समय पर ढूंढ लेती है। चुन हुआ को परिवार की संपत्ति मिलती है और वह अपनी बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट करवाने में सफल हो जाती है। आखिरकार दोनों माँ बेटी खुशहाल जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।